स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस और ईरान के बारे में। बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो पीस प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आया था, अब वो एक्सपायर हुआ है। तो क्या आने वाले समय के अंदर में बोथ कंट्री हैं वो पीस डिस्कशन को कैरी आउट कर सकते हैं क्या? पाकिस्तान को एज ए मिडिल मैन के रूप से भी अपॉइंट किया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने सभी काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स उनको कर दिया है पीस डिस्कशन के लिए, बट ईरान ने पार्टिसिपेट करने से डिनाई है वो किया गया। ईरान का जो लीडरशिप है उनका मानना है कि यूएस का जो कंडीशंस है उनके ऊपर अपना जो कंट्री है ईरान, उसको यहाँ पे सरेंडर है वो नहीं किया जाएगा। और प्रेजेंट समय में यूएस के जो एक्शंस हैं, जैसे कि उनके द्वारा ईरान के जो पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाना, ईरान के पोर्ट से जाने वाले जो शिप्स एंड टैंक्स हैं उनको सीज किया जाना, इन सभी एक्शंस को ईरान है एज ए एक्ट ऑफ वॉर के रूप से कंसिडर करेगा। एक्ट ऑफ वॉर के रूप से कंसिडर करने का मीनिंग क्या है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर में ईरान का जो फोर्सेज हैं वो यूएस के फोर्सेज के अगेंस्ट में एक्शंस उनको यहाँ पे कैरी आउट करें। यूएस का जो लीडरशिप है उसका यहाँ पे क्या स्टैंड है? यूएस का जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कहा गया 2015 के समय में ईरान के साथ में जो जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जो डील को कैरी आउट किया गया था, उससे भी जो बेटर डील है वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट समय में कैरी आउट करेंगे। सेकेंड, आप देखिए अगर ईरान डिनाई करता है डील में पार्टिसिपेट करने से, उसको साइन करने से, तो यूएस जो है वो ईरान के अगेंस्ट में एक्शंस को कैरी आउट करेगा। तो ये वेस्ट एशिया का सिचुएशन के बारे में था। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे नहीं है। सेकेंड, आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम मल्टीपल टाइम्स वो रिवाइज कर चुके हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर में एक तो आपको पर्शियन गल्फ के बारे में पता होना चाहिए। पर्शियन गल्फ के अंदर में आप देखिए कि ओमान को भी हम कंसिडर किया करते हैं, क्योंकि ओमान का भी एक एरिया है जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे सिचुएटेड है। जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है उससे अलग एक एरिया है, पेनिनसुलर रीजन है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे है। इस वजह से ओमान को भी हम पर्शियन गल्फ का जो पार्ट है वो कंसिडर किया करते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मूज वहाँ पे मेंशन है, तो एक इसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी के साथ में। सेकेंड, आप देखिए कि ईरान के कुछ आपको सिटीज़ हैं वो पता होना चाहिए, जैसे कि आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी के साथ में एरिया शेयर करते हुए उनका जो रामसर नाम का सिटी है, जो कि हम वेटलैंड्स के बारे में काफ़ी बार रीड करते हैं, रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो वहीं पे भी वो साइन हुआ था 1971 के समय में। रामसर के अलावा आप देखिए कि कोम नाम का भी एक सिटी है, कोम नाम का भी उनका एक सिटी है, तहिरान नाम का भी सिटी है, नतांज नाम का भी एक सिटी है, नतांज नाम का भी एक सिटी है। और हमारा जो चाहबार पोर्ट है वो कि ईरान का जो जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जो अदर पार्ट है, जो गल्फ ऑफ ओमान, वहाँ पे वो सिचुएटेड है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर में। वेस्ट एशिया के इस क्राइसिस के अंदर में एक और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज़ में था, वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का क्या ईरान मेंबर है? ईरान मेंबर नहीं है। 1971 के समय इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रियाद के वहाँ पे है, जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। 6 कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं, सऊदी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर आप देखिए कि कतर है, बहरीन है, कतर बहरीन के अलावा कुवैत है और ओमान है। तो ये 6 कंट्री हैं वो इसके यहाँ पे मेंबर्स हैं। इंडिया ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में एक एग्रीमेंट को साइन करने के लिए नेगोशिएशंस वो किए हैं, बट अभी तक एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। ओमान के साथ में हमारा जो जो फ्री ट्रेड के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट है वो डिस्कशन हुआ है, उसका कंप्लीशन हुआ है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में भी हमारे ट्रेड के रिगार्डिंग में बेटर जो रिलेशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कतर हमको जो कि एलपीजी का जो सप्लाई है वो किया करता है, जो कि हमारे गैस का जो डिमांड है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और उसके इम्पोर्टेंस के अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, पर्शियन गल्फ के अंदर में ईरान के कुछ एरियाज थे जिनको कि हम नॉर्थ डोम के नाम से जानते हैं। नॉर्थ डोम है, साउथ पार्स है, नॉर्थ डोम है, साउथ पार्स नाम का वो सिटीज़ हैं, जो एरियाज हैं जहाँ पे ईरान अपना जो एक्सपोर्ट है उसको किया करता है। इनमें से एक एरिया है जो कतर के साथ में ईरान है वो शेयर करता है, कतर के साथ में वो शेयर करता है। ईरान के नाइबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप देखिए कि जब हम ईरान के नाइबर कंट्री देखते हैं जो इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो एक तो इराक नाम का कंट्री है, इराक के साथ में आप देखिए कि टर्की नाम का कंट्री है, अर्मेनिया और अजरबैजान है। तो एक कॉरिडोर को हमने आपसे रीड करने के लिए कहा था कि अजरबैजान के साथ में जो एरिया शेयर होता है ईरान का, वहाँ पे एक कॉरिडोर सेटअप है, उस कॉरिडोर का नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना है।
फिर आप देखिए कि कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बाद में तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ये जो कंट्री हैं इसके साथ में ईरान के साथ में अपना लैंड बॉर्डर है उसको शेयर करते हैं। सऊदी भी अपना लैंड बॉर्डर है वो नहीं शेयर करता। सऊदी के अलावा आप देखिए कि जो कतर है वो भी नहीं शेयर करता है यहाँ पे ईरान के साथ में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन के बारे में है। अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने प्रिविलेज मोशन लाने के लिए कहा गया है कि उन्होंने प्रिविलेज का वायलेशन किया। अभी एक जो नेशन को एड्रेस किया गया है उनके द्वारा 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है उसके डिफीट होने के बाद में। अब स्टूडेंट्स, प्रिविलेज मोशन किसके द्वारा लाया जा सकता है? किसी भी एक मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है, किसी भी एक मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है अगर उनको लगता है कि प्रिविलेज का वहाँ पे वायलेशन है वो हुआ है। सेकंड, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? आप देखिए कि जो यहाँ पे इंक्वायरी का जो कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है प्रिविलेज का, हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करती हैं। इंक्वायरी के सेक्शन के अंदर में 3 कमेटी हैं, एक है पेटिशन, एक है प्रिविलेज, एक है एथिक्स। पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स, इन ऑल 3 कमेटीज के अंदर में आप देखिए कि राज्यसभा लोकसभा का ये डिफरेंट कमेटी होती हैं, पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स। अब ये 3 कमेटी अलग हुआ करती हैं, तो इनके मेंबर्स का संख्या क्या है? लोकसभा में 15 मेंबर्स रहेंगे, लोकसभा में 15 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर्स हुआ करते हैं, अलग अलग कमेटी हैं। सेकंड, आपको पता होना चाहिए प्रिविलेज का जो कमेटी है एक सेमी जुडिशियल नेचर के अंदर में होती है। एथिक्स का जो कमेटी है ये वही कमेटी है जिसने राज्यसभा वोटिंग के अंदर में ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो इन्होंने रिकमेंड किया था जब इन्होंने किसी जो स्टेट में आप देखिए कि इलेक्शंस हुए थे और उन्होंने कंसीडर किया कि जो सीक्रेसी है वो वहाँ पे करप्शन का या कोई भी एंटी पार्टी एक्टिविटी का रीजन बन सकता है, तो इस वजह से उन्होंने ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट है वो सजेस्ट किया था। और एथिक्स कमेटी राज्यसभा में पहले कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, फिर लोकसभा में इसको कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया था। तो ये हमने प्रिविलेज मोशन और जो प्रिविलेज कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी उनके बारे में देखा जो कि सेमी जुडिशियल हुआ करती है अपने नेचर में। मणिपुर के इंसिडेंट के बारे में है। मणिपुर के अंदर में कुकी एंड नागा कम्युनिटी है, उनके लोगों के बिटवीन में फाइट को बताया गया है, क्लैश को बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो हमारे कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कि कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। आर्टिकल 371 जिसको समय समय पे अमेंड करते हुए A, B, C इस तरीके से इसको अमेंड किया गया है। तो क्या मणिपुर का भी नाम वहाँ पे है क्या? मणिपुर को भी आर्टिकल 371 के अंदर में कुछ स्पेशल पावर्स हैं क्या? ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, त्रिशूर के बारे में है। त्रिशूर है जो केरल के वहाँ पे है, वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जिसको कि त्रिशूर पूरम के नाम से जाना करते हैं। अब आप देखिए कि फायर वर्क वहाँ पे कैरी आउट होता है। उस फायर वर्क का जो यूनिट था त्रिशूर पूरम से पहले, उसके अंदर में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, 13 पर्सनस का डेथ हुआ है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले 2-3 डेज बैक हमने तमिलनाडु के विरुधुनगर के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ को रीड किया था, वहाँ पे भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। अब आप देखिए कि केरल के वहाँ पे होना, तो ये शो करता है कि हमारे कंट्री के अंदर में फायर क्रैकर का जो इंडस्ट्री है उसके बेटर गाइडलाइंस हैं वो होने चाहिए। और एक हैजार्डियस इंडस्ट्री है जिसमें इंसिडेंट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर में मैनुअल वर्क है वो कम से कम होना चाहिए, मशीन्स का जो यूज है वो किया जाए। कल के जो आर्टिकल्स हैं उनमें इस पॉइंट को हमने रीड किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कोई भी एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट बनाना है तो उसका 15 किलोग्राम तक अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो जो परमिशन है वो कौन कौन यहाँ पे ग्रांट करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे परमिशन को ग्रांट करेगा 15 किलोग्राम तक। मोर देन 15 किलोग्राम का अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा तो जो परमिशन है वो कौन ग्रांट करेगा? पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? नागपुर के अंदर में। और 1898 कॉलोनियल एरा के समय ही इसको सेटअप कर दिया गया था। तो ये पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिशूर पूरम के बारे में जो कि एक फेस्टिवल है केरल के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको क्या पता होना चाहिए, केरल के वहाँ पे कोई और भी फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है। तो एक तो आप देखिए कि ओणम नाम का फेस्टिवल है जिसको कि अगस्त सितंबर के समय सेलिब्रेट किया करते हैं। और ओणम के अलावा स्टूडेंट्स आपको जो एक सेलिब्रेशन है वो मिला करता है अत्तुकल पोंगला।
अत्तुकल पोंगला क्या है? वुमेन्स वुमेन्स का सबरीमाला भी उसको बोला करते हैं, कि वुमेन्स का बेसिकली वो फेस्टिवल होता है अत्तुकल पोंगला, जो केरल के वहाँ पे सेलिब्रेट है वो किया जाता है। और फिर आप देखिए कि सबरीमाला जो टेम्पल है उसके एंट्री की रिगार्डिंग में अभी रिव्यू पिटीशन है जो उसकी सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे है, उसको डिस्कस भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ पे एंट्री जो वुमेन्स को एंट्री है वो दिया जाए एक एज ग्रुप के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु का जो फर्स्ट फेज का जो कैंपेन है वो यहाँ पे ऐड हुआ है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए ये पता होना चाहिए, सपोज कीजिए स्टूडेंट जो वोटिंग है वो 23 को होगा, सपोज कीजिए वोटिंग है वो 23 को होगा, 23 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल का जो 5 PM का जो 5 PM का जो समय है इवनिंग के समय में, उस समय से एक पीरियड यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, और जब तक वोटिंग यहाँ पे एंड ना हो, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड क्या होता है? साइलेंस पीरियड के अंदर में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू कैंपेनिंग नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू कैसे? कि यहाँ पे जो है वो जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी जो लाउड स्पीकर है उसको यूज करते हुए मास लेवल के ऊपर में गैदरिंग है वो नहीं कर सकते। कोई भी रैली है वो उनके द्वारा नहीं निकाली जा सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। क्या इस समय जो कैंडिडेट है वो वोटर्स से नहीं मिल सकता? वोटर्स से मिल सकते हैं, उनसे आप देखिए कि डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं कुछ लिमिटेड 4 to 5 पर्सन्स के साथ में। किसी भी तरीके से यहाँ पे ऐसा मास लेवल के ऊपर में गैदरिंग नहीं करना है जो कि वहाँ पे साइलेंस प्रोसेस को इम्पैक्ट करे। तो ये साइलेंस पीरियड का एक जो प्रोसेस हुआ करता है। अब वोटिंग के बारे में मेंशन है तो राइट टू वोट को जब भी हम रीड करते हैं, राइट टू वोट का स्टेटस है वो क्या है? पहले इसका स्टेटस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ करता था, बट आप देखिए कि जब इसको अनूप बरनवाल केस के अंदर में पहले जो 2006 का कुलदीप नैयर केस का जो जजमेंट था उसी को फिर से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया अनूप बरनवाल केस के अंदर में, और क्या बता दिया गया? इसको एज ए स्टैट्यूटरी राइट है वो बता दिया गया है। ये वही अनूप बरनवाल केस है जिसके थ्रू हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो सिलेक्ट कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी है उसका जो प्रोसेस है वो आया था। बाद में पार्लियामेंट ने एक डिफरेंट लॉ लेके आई और उसके अंदर में आप देखिए कि 3 मेंबर्स का जो कमेटी है उसमें लिटिल बिट चेंजेज हैं वो किए गए थे। तो अनूप बरनवाल केस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे केदारनाथ के बारे में है। रुद्रप्रयाग के अंदर में हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स ने बैंड के साथ में आप देखिए कि जो डोर्स ओपन होंगे केदारनाथ के वहाँ पे, तो उसको उस प्रोसेस को बताया गया है। विंटर के समय डोर्स हैं वो क्लोज होते हैं और अब समर के समय उनको ओपन किया जाता है, जिसमें जो टूरिस्ट पर्सन है वो मोर विजिट किया करते हैं। नेक्स्ट टूरिस्ट के ही बारे में मेंशन है। लास्ट ईयर आप देखिए कि पहलगाम के वहाँ पे टूरिस्ट गए थे जब उनके ऊपर में अटैक होता है, और काफ़ी सारे जो टूरिस्ट पर्सन हैं उनका डेथ हुआ था इस पहलगाम अटैक के अंदर में। पहलगाम को जिन टेररिस्ट लोगों ने किया था, एक आप देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पहले इनिशियली क्लेम भी किया था, तो उसके उनको देखते हुए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया। और ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने पाकिस्तान में अटैक किया था इनिशियली अटैक, तो हमारा जो टारगेट था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेज हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही था। हमने किसी भी तरीके से जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट है वो नहीं किया था पाकिस्तान के वहाँ पे इनिशियली पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हुआ, टेरर बेसेस को टारगेट करते हुए जो कैरी आउट हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। उसी सिचुएशन में S-400 है वो भी न्यूज़ में था, जिसने आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था पाकिस्तान से आने वाले जो ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट करने में, उनको इंटरसेप्ट करने के बाद में उनको एलिमिनेट करने के अंदर में। तो ये S-400 के बारे में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें पहलगाम के वहाँ पे लोग हैं वो क्यों विजिट करते हैं, एक तो हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, एक तो आप देखिए कि हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, हाई एल्टीट्यूड का है, नॉन मोटरेबल, वहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं है। मिडो का फॉर्मेशन है वो हुआ करता है। तो मिडो बेसिकली क्या होता है? मिडो बेसिकली एक आप देखिए एक फीचर है जो कि आपको हाई एल्टीट्यूड्स में मिलेगा, जब वहाँ पे ग्रास लैंड का जो बेसिकली जो ग्राउंड है वो क्रिएट होता है, लेक का फॉर्मेशन होता है। तो उस ब्यूटिफिकेशन को देखने के लिए लोग वहाँ पे विजिट करते हैं जब उनके ऊपर में ये अटैक है वो हुआ था। फिर आप देखिए कि मेघालय का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि आसाम में इलेक्शन के बाद में जब गवर्नमेंट बनेगा तो उनके साथ में बॉर्डर टॉक्स हैं वो किए जाएंगे। 2022 के समय में 21-22 के समय में आप देखिए कि मेघालय और आसाम का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक डिस्प्यूट भी देखने के लिए मिला था। और उस समय न्यूज़ के अंदर में ये था कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे
दो स्टेट्स के बिटवीन में एरिया का जो क्लेम का जो जो डिस्प्यूट है वो आपको मिलता है। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे स्टेट्स के बिटवीन में कन्फ्लिक्ट हुआ करते हैं आर्टिकल 331 के थ्रू में, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसका ये पार्ट है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है कि जब भी कोई स्टेट्स के बिटवीन में कन्फ्लिक्ट है या सेंटर स्टेट के बिटवीन में कन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजोल्व किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली वहाँ पे। तो हमारे कंट्री में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो एग्जिस्ट करता है? एक तो आप देखिए कि कनिका नाम का एक आइलैंड है। कनिका आइलैंड है वो कहाँ पे है? कनिका आइलैंड है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। इसके ऊपर में उड़ीसा के द्वारा भी क्लेम किया जाता है। उड़ीसा के द्वारा कहा जाता है कि उनके डोमेन में है। वेस्ट बंगाल कंसीडर करता है कि उनके डोमेन में है। कनिका आइलैंड के अलावा आप देखिए कि परवाणु नाम की एक जगह है। परवाणु, परवाणु नाम की एक जगह है जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का क्लेम हुआ करता है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का क्लेम है। फिर सरचू नाम की एक जगह है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का क्लेम है। सरचू नाम का एक क्लेम है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का एक क्लेम है। एक ऐसा ही एरिया आंध्र प्रदेश के वहाँ पे भी है जिसके ऊपर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है वो क्लेम किया करते हैं। और स्टूडेंट्स, एक जो मानगढ़ हिल है जिसमें राजस्थान और गुजरात है उनका क्लेम हुआ करता है। और बेलगाम तो आपने रीड किया ही होगा, बेलगाम जिसके ऊपर में महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो 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 क्लेम है वो हुआ करता है। तो बेसिक कुछ एरियाज हैं जिनके जिनके डिस्प्यूट के बारे में मल्टीपल टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर में आया करते हैं। आसाम और मेघालय का भी ऐसा ही एक डिस्प्यूट है जिसको कि यहाँ पे मेंशन किया गया। जब नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो बॉर्डर टॉक्स हैं वो किए जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर में आप देखिए कि स्ट्राइक किया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा। तो क्या स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो स्ट्राइक कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, किया जा सकता है। बट असेंशियल सर्विस जो मैनेजमेंट एक्ट है, असेंशियल सर्विस का जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग जो एस्मा से रिलेटेड जो पर्सनल हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पुलिस फोर्स के जो लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स जो कि जो यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर सकते। मेडिकल सर्विस जो असेंशियल सर्विस में काउंट होता है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है वो हुआ करता है। लोकसभा स्पीकर का गाइडलाइन के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस में और क्या यहाँ पे ऐड करना है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में? उसके लिए आप देखिए कि प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स हैं, हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अब उस पैनल का जगन्नाथपुरी के वहाँ पे जो पुरी का एरिया है उड़ीसा के अंदर में, वहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। तो बेसिकली उसी डिस्कशन प्रोसेस के बारे में है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को अंदर में, एंटी डिफेक्शन लॉ में अभी प्रेजेंट समय में क्या चेंजेज का ज़रूरत है। चेंजेज का क्या ज़रूरत है? 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आज पेन के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप देखिए किस तरीके से कुछ यहाँ पे जो क्लियरली नहीं लिखा गया है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 10th शेड्यूल है वो लाया गया था, जिसके अंदर में बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ को जो इम्प्लीमेंट किया गया, आया राम गया राम का जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए। अब उसी के रिगार्डिंग में जो मोर प्रोसेस को लाया जाए एक टाइमली वे के अंदर में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करे यहाँ पे कि कैसे इनको रिजोल्व करना है टाइम बाउंड मैनर के अंदर में। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 मंथ का समय है वो दिया है। इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में है कि आप देखिए कि वेस्ट एशिया जो क्राइसिस है, वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है उसके इम्पैक्ट को हमने देखा है हमारे इकोनॉमी के ऊपर में। इम्पैक्ट को किस तरीके से देखा है कि आईआईपी इंडेक्स है, आईआईपी इंडेक्स का आप देखिए कि जो प्रोडक्शन का जो रिपोर्ट आया था वो बताता है कि आईआईपी इंडेक्स के अंदर में मार्च के अंदर में ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है आईआईपी इंडेक्स के रिगार्डिंग में। सेकंड, यहाँ पे जो मेंशन है वो यही है कि फर्टिलाइजर सेक्टर वो एरिया है जिसको लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट हुआ है। और फर्टिलाइजर ही सेक्टर का रिगार्डिंग में हमारा जो एग्रीकल्चर के ही रिगार्डिंग में आईएमडी ने अपना जो फोरकास्ट के अंदर में बताया है कि हमारा जो मानसून है वो बिलो द नॉर्मल है वो कंडीशन रहेगा। तो ये ऐसी जो सिचुएशन हमारा इकोनॉमिकल जो जो पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है उसको चेक करेंगे यहाँ पे कि आने वाले समय के अंदर में हम कैसे इन सिचुएशंस को ओवरकम है वो कैरी आउट करेंगे, उनको कैसे हम यहाँ पे ओवरकम है वो यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है उसके रिगार्डिंग में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन यहाँ पे मेंशन किया गया।
तो आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग में डिसीजन सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे कैरी आउट करे, जैसे 2019 के समय में भी जो वहाँ पे हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, आप देखिए कि जो उस समय इलेक्शन कमीशन के अंदर में भी एक डिस्प्यूट सामने आया था कि डेट कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा था कि उनका नेम है वो पब्लिश होना चाहिए डिसेंट अगर उन्होंने किया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के डिसीजन में, जैसे हम कोर्ट्स के अंदर में देखा करते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो बेसिक गाइडलाइंस होती हैं हमारे इलेक्शन कैंपेन के अंदर में, जो उसको वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए। कोई नॉर्मल सिविलियन पर्सन है वो भी सी विजिल का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हुए, जो सी विजिल का जो प्लेटफॉर्म हुआ करता है, सी विजिल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो यहाँ पे कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बताया गया है कि यूएस के जो सैंक्शंस हैं, यूएस ने जैसे आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर में जो जो यहाँ पे डिसीजंस लिए, वेस्ट एशिया में जो उन्होंने अटैक किया, और उसके बाद में इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया का इकोनॉमी को किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। एक तो लार्जर पॉपुलस कंट्री है, हमारा जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो वेस्ट एशिया के थ्रू आया करता है, तो उसको यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। हमारा जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर में प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, इंडस्ट्रीज के अंदर में प्रोडक्शन को इम्पैक्ट हुआ है। तो इंडिया को यूएस की जो यूनिलेटरल जो सैंक्शन का जो सिचुएशन होता है कि कब आपको ऑयल परचेज करना है, कब आपके अगेंस्ट में सैंक्शन रहेंगे, तो उसकी रिगार्डिंग में एक रेड लाइन है उसको यहाँ पे ड्रॉ करने का ज़रूरत है, एक डिसीजन लेने का ज़रूरत है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक डिसीजन को बताया गया। एक तो आप देखिए कि यूएस का डोमिनेशन है, हमारे एक फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर होते थे उर्जित पटेल साहब, उनका एक बुक है जिसके अंदर में यूएस के सैंक्शंस के बारे में मेंशन है, हैक सैंक्शन का जो उनका एक बुक है। तो आप देखिए कि जिसमें यूएस ने है सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिसीजन लिए हैं कंट्रीज के अगेंस्ट में, यूनिलेटरल वे के अंदर सैंक्शन है वो लगाए हैं। इंडिया को PL 480 के समय में जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे इंदिरा गांधी, उन्होंने जो डिसीजन लिया था PL 480 के रिगार्डिंग में, जब रेस्ट्रिक्शंस यूएस ने क्रिएट किए, जो सब्सिडरी में हमको वीट का सप्लाई होता था, तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी उस समय रसिया के लिए जाते हैं और वियतनाम के अंदर में यूएस के एक्शंस को कंडेम है वो करते हैं। और उसका पॉजिटिव ये नहीं हुआ कि हमको सप्लाई हो सका, बट पॉजिटिव ये हुआ कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी उस समय लेके आए और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लिए गए जो हमारा सफिशिएंट वे के अंदर में प्रोडक्शन है अब कैरी आउट होते हैं। तो इंडिया को एक रेड लाइन को ड्रॉ करने का ज़रूरत है यूएस के जो यूनिलेटरल वे के अंदर में जो सैंक्शन है। जब भी किसी जज के द्वारा रिजाइन कर दिया जाता है और उनके अगेंस्ट में चल रहा जो इंक्वायरी है तो उसका रिपोर्ट का क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो अब समय के साथ में चेंज करने का ज़रूरत है। कोई भी जज जो जिनको लगता है कि उनका इंक्वायरी उनके अगेंस्ट में प्रूव होगा और उनके द्वारा रिजाइन कर दिया जाए, तो उसका इंक्वायरी का जो फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग में अब चेंज करने का यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट इंडिया और यूएस के जो मिलिट्री चीफ हैं उनके बारे में है, तो उन्होंने डिस्कशन किया है, एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट टाइम 2015 के समय में इंडिया और अफ्रीका का जो फोरम समिट है वो कैरी आउट हुआ था। अब 2026 का मई के समय में ये फिर से कंडक्ट हो सकता है। तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के अंदर में हम डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इन सभी को कंसीडर है वो यहाँ पे करेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज का जो इंडिया है वो हमेशा सपोर्टर रहा है। जब G20 का मीटिंग हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन का जो जो यूनियन है अफ्रीकन कंट्रीज का, उसको भी हमने G20 के प्लेटफॉर्म में इंक्लूड है वो करवाया है। और आप देखिए अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एडिस अबाबा नाम का जो जगह है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नमेंट का डिसीजन है कि AI का जो यूज है कंटेंट जो जनरेशन के अंदर में उसको स्ट्रिक्ट वे के अंदर में यूज किया जाए, स्ट्रिक्ट वे के अंदर में उसके अगेंस्ट में एक्शंस यहाँ पे कैरी आउट हो। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसेबल पर्सनस का जो एक्सेसिबिलिटी है प्रिजन्स के अंदर में, जो उनका प्रेजेंस है उसको यहाँ पे स्मूथ वे के अंदर में करने का ज़रूरत है। तो एक कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नक्सल मूवमेंट के जो लोग हैं जिनको कि पकड़ लिया गया है, अब उन्होंने आप देखिए कि जो जो वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इस तरीके से जो स्टेज के ऊपर में जो परफॉर्म है वो किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोकोज के बारे में है। कोको आप देखिए कि जो कोको का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हुआ करता है, जो चॉकलेट मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। लार्जर वे के अंदर में इसका जो प्रोडक्शन है वो आइवोरी कोस्ट नाम का जो कंट्री है, आइवोरी कोस्ट नाम का जो कंट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, और घाना नाम का जो कंट्री है वहाँ पे होता है।
तो स्टूडेंट्स उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया गया, घाना और जो आइवरी कोस्ट है उसके बारे में, कि अभी मानसून का कंडीशन बेटर नहीं था तो कम प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिला है। एक आप देखिए कि फोसिल फ्यूल है उनके बोन के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है, तो इसको आप रीड करना, बोन के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है। जो जीसस का जो जो स्टैचू है उसको आप देखिए कि जो जिस तरीके से इजरायली सोल्जर के द्वारा हैमर को यूज किया गया था, तो उसके अगेंस्ट में इजराइल का जो जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ समय के लिए डिटेंड करेंगे उस सोल्जर को, यहाँ पे 30 डेज का डिटेंशन किया जाएगा। साउथ लेबनान का वो फोटो है जो कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से देखने के लिए मिला। जब नॉर्दर्न कोरिया ने सैटेलाइट का जो सैटेलाइट नहीं, जब मिसाइल का टेस्टिंग किया तो सदर्न कोरिया के जो लीडर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल है उसके ऊपर में आप देखिए कि वो अटैक किया जा सकता है उनके द्वारा। तो यूएस ने बेसिकली इस तरीके से उसको ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप से कंसिडर करते हुए कुछ जो जो सैटेलाइट का जो जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं किया जाएगा सदर्न कोरिया से कुछ समय के लिए। जर्मनी और इटली हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन और इजराइल का जो डील है उसको यहाँ पे रिजेक्ट करने के लिए कहा गया है। उससे पहले आप देखिए कि आयरलैंड नाम का जो कंट्री है उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और इजराइल का जो डील है, जो एसोसिएशन है 2000 का, उसको सस्पेंड किया जाए, जैसे उनके द्वारा अटैक है वो किए गए हैं। स्टूडेंट्स, यूक्रेन ने जो पाइपलाइन जो था जो कि यूरोपियन यूनियन को गैस जाया करता था रसिया का, उसको यहाँ पे रिपेयर किया है और अब उनको चांसेस हैं कि जो ब्रसेल्स से जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वो उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने गैस का सप्लाई को यहाँ पे रिपेयर किया है, अलाउ किया है रसियन गैस उनको अवेलेबल होने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, तो आप जगह का जो नाम है वो आप ज़रूर से यहाँ पे पता करना। ड्रूजबा इस जगह को बोला करते हैं जहाँ पे पाइपलाइन का जो रिपेयर किया गया। म्यांमार के अंदर में आप देखिए कि जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके साथ में डिस्कशन को कहा गया है जनता के लीडर ने, बट यहाँ पे पीस प्रोसेस अभी नहीं आ सकता क्योंकि 2 रेबल ग्रुप्स हैं, उन्होंने डिनाई किया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। यूके और यूएस का जिस तरीके से वहाँ पे जो 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 आप देखिए कि इंटरवेन है उसके बारे में है यहाँ पे मेंशन, यूके का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके बारे में। और जापान के ऊपर में जो रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे कि जो 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 यहाँ पे डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो सप्लाई नहीं करेंगे, अब उन्होंने वो जो जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है उसको चेंज किया है कि वो सप्लाई कर सकते हैं, तो जो उनके डिफेंस पार्टनर कंट्रीज़ ने इसको वेलकम किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान के बारे में है। ईरान ने अपना डोमेस्टिक जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया है, स्पेस को ओपन किया गया है, एयर स्पेस को उनके द्वारा। हजीबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं जिनका डेथ हुआ है उनका यहाँ पे लास्ट राइट्स को दिखाया गया है। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो हंगरी के जो नए लीडर आए हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंडर में इजराइल के जो लीडर हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा अगर वो हंगरी के वहाँ पे विजिट करते हैं। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में है जिसका इंडिया पार्ट नहीं है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।